साथियों में विश्वास। चंद्रशेखर आजाद यशपाल के आचरण से पहले ही चिढ़े हुए थे, परंतु वह दल का एक जिम्मेदार व्यक्ति था। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर लॉर्ड इरविन की ट्रेन में बम लगाया था। वह अपनी जान पर खेलकर कोई भी काम करने के लिए प्रस्तुत रहता था। इसी कारण चंद्रशेखर आजाद उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते थे, परंतु दिल्ली की साबुन फैक्ट्री की जानकारियां व अन्य सभी सदस्यों की रिपोर्ट देखकर वह इस निश्चय पर पहुंचे कि यशपाल के विरुद्ध कुछ न कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। उस समय आजाद कानपुर में थे। उन्होंने अगस्त माह में कानपुर में केंद्र समिति की एक विशेष सभा बुलाई। उस सभा में कई क्षेत्रों के क्रांतिकारियों ने भाग लिया। पंजाब से धनवंतरी, दिल्ली से कैलाशपति और उत्तर प्रदेश से वीरभद्र तिवारी व सतगुरु दयाल अवस्थी ने उक्त सभा में भाग लिया। सभा में सभी ने एकमत होकर यशपाल पर आरोप लगाया। यशपाल ने प्रकाशपति को अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको अभिभावकों की इच्छा के विरुद्ध घर से भगाया। साथ ही उसने दल को यह कहकर धोखा दिया कि प्रकाशवती दल के लिए कई हजार रुपए लेकर आ रही है, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो उसने कहा वह रुपया रास्ते में गिर गया। यशपाल ने प्रकाशवती को अपने स्वार्थ के लिए घर से भगाया, किंतु दल से झूठ बोला। अपनी विलासिता के लिए विवाह करने के लिए उसके लिए दल से अनुमति लेना अनिवार्य था, पर उसने ऐसा नहीं किया। यह सब दल के नियमों के अनुसार दंडनीय अपराध है। इन आरोपों के अलावा सभी ने एकमत होकर यह भी कहा, यशपाल से दल के काम में सहायता न मिलकर उल्टा हानि हो रही है। दल की भलाई इसी में है कि यशपाल को गोली मारकर खत्म कर दिया जाए। सभी आरोपों पर विचार कर दल के केंद्रीय समिति ने यशपाल को तार देकर कानपुर बुलाया और उसे मारने का भार वीरभद्र तिवारी को सौंपा। यद्यपि चंद्रशेखर आजाद इस कार्य को स्वयं पूरा करते, किंतु वीरभद्र तिवारी को यह काम सौंपने की एक वजह थी। वीरभद्र क्रांतिकारी दल का अत्यंत जिम्मेदार सदस्य था। उत्तर प्रदेश का संगठन करता था। उत्तर प्रदेश के सभी सदस्य तथा ठिकाने उसे मालूम थे, जो वह चंद्रशेखर आजाद से भी छिपाता था। उसके पास दल के अनेक हथियार भी थे। जब भी चंद्रशेखर उससे उन हथियारों की मांग करते, तभी वह कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता। वीरभद्र तिवारी का संबंध यूपी सीआईडी के इंस्पेक्टर शंभुनाथ से था। वे दोनों एक ही मकान के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। चंद्रशेखर ने यह बात महसूस की थी कि वीरभद्र क्रांतिकारी दल की अपेक्षा सीआईडी का साथ ज्यादा दे रहा है। इसी कारण वह उसे ऐसा काम देना चाहते थे जिसे करने के बाद दल का काम छोड़ना अथवा सीआईडी का साथ देना उसके लिए असंभव हो जाए। यही वजह थी कि उन्होंने वीरभद्र को यशपाल की हत्या करने का काम सौंपा था। परंतु वीरभद्र धूर्त व चालाक किस्म का व्यक्ति था। संभव है कि उसने खुद अथवा इंस्पेक्टर शंभुनाथ के कहने पर यह निश्चय किया कि वह दल के किसी ऐसे काम में भाग नहीं लेगा जिसे करके भविष्य में उसके लिए बचना कठिन अथवा असंभव हो जाए। कदाचित उस समय वह सीआईडी के हाथों में खेल रहा था। वीरभद्र तिवारी ने केंद्रीय समिति की सभा में यशपाल को मौत की सजा देने का विरोध नहीं किया था। वह प्रस्ताव तो उस समय सर्वसम्मति से पास हुआ, किंतु यह सच है कि वह खुद इस दायित्व को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था और न ही सदैव की भांति वह कानपुर में ही कोई क्रांतिकारी काम होने देना चाहता था जिससे उसकी निजी परिस्थिति बिगड़ जाए। इसी कारण जब कैलाशपति ने यशपाल को दिल्ली से कानपुर भेजा तो वीरभद्र तिवारी उसे अपने घर ले गया और केंद्रीय समिति की बैठक में हुआ गुप्त फैसला उसे बता दिया। साथ ही रात ही की ट्रेन से उसे कानपुर से भगा दिया। जब चंद्रशेखर आजाद को वीरभद्र के इस विश्वासघात का पता चला तो उन्होंने कैलाशपति से कहा, कैलाश, मैं तुम्हें यशपाल को गोली मारने की जिम्मेदारी सौंपता हूं। तुम आज ही दिल्ली रवाना हो जाओ। प्रत्यक्ष में कैलाशपति इस काम के लिए तैयार हो गया, किंतु चंद्रशेखर को पता नहीं था कि उसके चरित्र का काफी हद तक पतन हो चुका है। उधर वीरभद्र तिवारी ने विश्वासघात किया और इधर कैलाशपति ने सोचा कि यदि यशपाल को वह दिल्ली से भगा दे तो प्रकाशवती उसके हाथ आ जाएगी। अपने इस विचार के तहत वह भी स्वार्थ के वशीभूत होकर दल से गद्दारी कर बैठा और यशपाल को सतर्क कर दिया। वह नहीं जानता था कि प्रकाशवती यशपाल के अलावा किसी का साथ नहीं देगी। हुआ भी यही।
यशपाल दल के हथियारों और प्रकाशवती के साथ दिल्ली से फरार होकर लाहौर चला गया और कैलाशपति मुंह ताकता रह गया। इधर क्रांतिकारियों की गद्दारी से शोकाकुल चंद्रशेखर आजाद ने धन्वंतरी को यशपाल की हत्या का भार सौंपा, किंतु धन्वंतरी ने भी कोई उत्साह नहीं दिखाया। इस संबंध में यशपाल का कहना था कि धन्वंतरी भी दल के साथ गद्दारी करके उससे मिल गया था, जबकि वैशंपायन के कथनानुसार वह वैशंपायन, सुखदेव राज और धन्वंतरी आजाद के कहने पर दिल्ली आए थे और यशपाल को पकड़कर आजाद के सम्मुख पेश किया। तब आजाद ने यशपाल से यह मालूम कर लिया था कि वीरभद्र तिवारी ने उसे केंद्र समिति का निश्चय बताकर दिल्ली लौटा दिया था। सच जो भी हो, किंतु आजाद ने यह आभास कर लिया था कि यशपाल से अधिक दल का गद्दार वीरभद्र तिवारी है। आजाद ने सोचा, यशपाल के विरुद्ध आरोप गंभीर होते हुए भी उसे एक बार क्षमा किया जा सकता है या उसे दल से बाहर किया जा सकता है, किंतु वीरभद्र तिवारी की गद्दारी तो किसी भी तरह अनदेखी नहीं की जा सकती। चंद्रशेखर आजाद ने यशपाल को क्षमा कर दिया, उसे प्रकाशवती सहित दल से बाहर निकाल दिया। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे पुलिस कार्यवाही का आनंद। तब तक के लिए धन्यवाद।